आज हम लोग देखेंगे डेमोक्रेसी इन इंडिया। हम डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया के अंदर सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, ना कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि जो हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं, हम उस तरीके से डेमोक्रेसी को नहीं देखेंगे। भारत में आज़ादी के बाद इस तरीके से डेमोक्रेसी ने शेप लिया है, उससे सोसाइटी और जो हमारे रूलिंग क्लास है, कैसे उन दोनों के बीच इंटरेक्शन हुआ है और उनकी पॉलिसीज़ ने किस तरीके से हमारे सोसाइटी में एक एवोल्यूशन फेस किया है। और आज तक हम उससे एक नए तरीके के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो हमने अपनाया है, उससे किस तरीके से हमारी सोसाइटी में बदलाव आया है। तो देखते हैं कि किस तरीके से हुआ है भारत के अंदर आज़ादी के बाद। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है और इंडियन डेमोक्रेसी है, उसके बीच में क्या फ़र्क क्या है। वेस्टर्न डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि वहाँ पर जो डेमोक्रेसी है, एस्क्राइब्ड स्टेटस जो है वो डिक्लाइन हो गया वहाँ पर, और जो अचीव्ड स्टेटस है रोज़ हुआ है। जबकि भारत के जो एस्क्राइब्ड स्टेटस है वो आज भी होल्ड करता है, और जो कि अचीव्ड स्टेटस है वो धीरे धीरे करके राइजिंग हो रही है उसकी। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है एस्क्राइब्ड स्टेटस का? इसका मतलब होता है कि वो स्टेटस जो आपको बाय बर्थ मिलता है, ठीक है? जैसे कि एक अमीर आदमी का बेटा भी अमीर होगा, ज़मींदार भी अपने बेटे को ज़मींदारी बनाएगा। इस तरीके के स्टेटस को बोलते हैं जो बाय बर्थ मिलता है, एस्क्राइब्ड स्टेटस। अचीव्ड स्टेटस उसे बोलते हैं जो आप अपने टैलेंट के बेस पर, या जब आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है जिससे पहले आपकी किसी को भी वो अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली, आपके परिवार के अंदर या किसी को भी जान पहचान वाले में, या आपकी सोसाइटी के अंदर अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप उसके ज़रिए, अपने टैलेंट के ज़रिए आगे बढ़ते चले जाते हैं। उसी को बोलते हैं अचीव्ड स्टेटस। जहाँ पर हम देखते हैं कि वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर जो स्टेटस बाय बर्थ यानी एस्क्राइब्ड स्टेटस है, वो डिक्लाइन हो गया, लेकिन जो अचीव्ड स्टेटस है, जो टैलेंट बेस के ऊपर है, अपॉर्चुनिटी के बेस के ऊपर है, वो राइज़ कर गया। भारत के अंदर भी आजकल हम देखते हैं जो अचीव्ड स्टेटस है, वो भी बढ़ रहा है, लेकिन आज भी हम देखते हैं जो एस्क्राइब्ड स्टेटस है, अभी भी हमारे पॉलिटी के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर एग्ज़िस्ट करता है। इसी के साथ हम ये देखते हैं कि जो वेस्टर्न सोसाइटी है, वहाँ पर जो रिलीजन है, वो सिर्फ़ स्टेट से ही अलग नहीं हुआ किया गया, बल्कि उसे लोगों की निजी जो लोगों की ज़िंदगी से भी उसे एक तरीके का डिस्टिंक्शन मिला है। यानी कि वहाँ पर रिलीजन स्टेट से भी अलग है, और कुछ हद तक लोगों की निजी जो ज़िंदगी है, उससे भी अलग कर दिया गया है। यानी कि अब वो सिर्फ़ एक बहुत पर्सनल मैटर बन के रह गया है आज के समय, एक रिलीजन वेस्ट के अंदर। जबकि भारत में हम देखते हैं कि रिलीजन भारत की सोसाइटी और हमारे पॉलिटी और हमारे स्टेट फंक्शन के बीच में एक इंटरनल इंटरनल पार्ट है। यानी कि यहाँ पर रिलीजन और स्टेट और पीपल्स की अपनी कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। यानी कि लोग, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, जहाँ पर स्टेट जो है रिलीजन को, और जो लोग हैं वो रिलीजन को रिलीजियसली फॉलो करते हैं। इसी के साथ ही जो पश्चिम में है, वहाँ इक्वलिटी गारंटेड कर दी गई है अब उनके कॉन्स्टिट्यूशन में और वहाँ की सोसाइटी के अंदर। जबकि भारत में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो इक्वलिटी गारंटी कर दी गई है, लेकिन अभी सोसाइटी लेवल पर हम अभी भी जो इक्वालिटी है वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं। इसके बाद देखें तो वेस्ट के अंदर इंडिविजुअलिज्म काफ़ी प्रोमिनेंट देखने को मिलता है, जबकि भारत के अंदर इंडिविजुअल नहीं बल्कि कम्युनिटी, सोसाइटी या एक ग्रुप जो है या फैमिली, उनको ज़्यादा तरजीह दी जाती है। यानी कि यहाँ पर कम्युनिटी रिलेशनशिप है, कोऑपरेशन है, जबकि वेस्ट में इंडिविजुअलिज्म काफ़ी देखने को मिलता है। वेस्ट की जो डेमोक्रेसी है वो चूज़न बाय पीपल है, यानी कि वहाँ का ऑर्गेनिक डेवलपमेंट है, जबकि भारत के अंदर ये एलीट लेकर आए थे। इसी वजह से आपको भारत के अंदर स्काई स्टेटस देखने को मिलता है, रिलीजन कभी कभी डोमिनेंट देखने को मिलता है इंडियन सोसाइटी के अंदर, ठीक है? काफ़ी तरह से डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलता है, और जो लोग हैं वो सिर्फ वोट दे के चले जाते हैं, उन्हें इससे कोई मतलब ही नहीं पड़ता कि उनके ऊपर कौन रूल कर रहा है, बस उन्हें वैसे वोट देना है और देके अपने घर चले जाना है 5 साल तक। यही वजह है कि वहाँ पर जो डेमोक्रेसी है, वहाँ पे सीरियसली लिया जाता है डेमोक्रेसी को वेस्ट के अंदर, क्योंकि वहाँ के लोगों ने डेमोक्रेसी को चुना है। भारत के अंदर ब्रिटिशर्स ने कुछ हद तक इंट्रोड्यूस किया था, और भारत के लोगों ने वैसे सीख कर, जो एलीट क्लास थी, जो पढ़ी लिखी क्लास थी, उसे टॉप डाउन अप्रोच किया है, ऊपर से नीचे तक, ताकि लोग समझें कि डेमोक्रेसी क्या है, जो अभी भी लोग ठीक से समझ नहीं पाए हैं कि डेमोक्रेसी आखिर है क्या। अब तो सवाल आता है कि वेदर डेमोक्रेसी इन इंडिया इज़ अ सक्सेस और अ फेलियर। तो अगर हम इसका जवाब जानने की कोशिश करें कि इंडियन पॉलिटी इज़ सक्सेसफुल इन इम्प्लीमेंटिंग डेमोक्रेसी बाय कंडक्टिंग रेगुलर इलेक्शंस, choice of candidates, multi-party system, different ideologies, higher voter turnout compared to the West. इसी कारण देखते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, glaring example of democracy in South and Southeast Asia, or among similar independent countries that face the same kind of socio-economic and political challenges. यानी कि हम देखें तो भारत में जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, उसने डेमोक्रेसी को जन जन तक पहुंचा दिया है। जहां वो रेगुलर इलेक्शन करते होते भारत में, उनके पास मल्टीपल चॉइस होते हैं कैंडिडेट्स के पास, लोगों के पास चूज करने के लिए मल्टी पार्टी सिस्टम आ गया है। अलग-अलग तरह की आइडियोलॉजीज़ हैं जो एक-दूसरे से कम्पीट करती हैं सोसाइटी के अंदर।
वो अपने वोट शेयर पाने के लिए हायर वोटर टर्नआउट देखने को मिलता है, जहाँ वेस्ट में जो लोग सिर्फ अब उनके लिए जो डेमोक्रेसी है अब सिर्फ वोट देने तक ही सीमित नहीं है भारत में, जबकि वेस्ट में खाली सिर्फ उन्हें देना या नहीं देना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वेस्ट के लोगों को। भारत के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, इस पर कोई उंगली नहीं उठाता, उसके प्रोसीजर पे उंगली उठा सकता है भारत के अंदर कि आपके जो प्रोसीजर है वो ठीक नहीं है, ठीक है, लेकिन जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है उस पर किसी को कोई संदेह नहीं है। हर कोई मानता है कि भारत के जो इलेक्शंस हैं वो काफ़ी हद तक फ्री एंड फेयर होते हैं, सिर्फ प्रोसीजर लेवल पर ही वहाँ पर दिक्कतें आती हैं। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि जो भारत के जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आज़ाद हुई थी कॉलोनियल पीरियड से, वहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं कि आज डेमोक्रेसी फेल कर गई या एक हाइब्रिड सिस्टम आ गया वहाँ पर, जैसे पाकिस्तान के अंदर आ गया, हम देखते हैं थाईलैंड में आ गया, इंडोनेशिया में या और तरह की थर्ड कंट्रीज़ के अंदर। लेकिन आज के समय भारत उन सब में से एक एक्सेप्शन है जो सक्सेसफुल रहा है इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी। शिव विश्वनाथन जो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपने कुछ व्यूज दिए। इंडियंस हैव बाय हार्ट democracy emerged and developed in the West, but we Indians thoroughly Indianized democracy and made it our own. Similarly, as English language was introduced by the Britishers, but we Indians internalized it in Indian way. विश्वनाथन बताते हैं कि जिस तरीके से इंग्लिश जो है वो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की थी और भारत ने जैसे इंडियन इंग्लिश में तब्दील कर लिया, इंडियनाइज कर लिया, उसी तरह जो डेमोक्रेसी है वो तो ज़रूर वेस्ट में डेवलप हुई थी, लेकिन भारत ने उसे अपने तरीके से ढालकर उसे इंडियनाइज कर दिया। यानी कि अब ये हमारे तरीके का लोकतंत्र है जो हम फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू योगेंद्र यादव जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज थॉरली इंटरनलाइज्ड बाय द वे ऑफ प्रोटेस्ट कल्चर इंडिया। भारत में जो डेमोक्रेसी है वो लोगों की हद तक कैसे पहुंची और लोगों को कैसे भरोसा हो कि हमारी डेमोक्रेसी काम कर रही है, तो योगेंद्र यादव बताते हैं उसका सबसे ग्लेयरिंग अच्छा एग्जाम्पल है प्रोटेस्ट कल्चर, कि भारत में हर इंटरेस्ट ग्रुप अपने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के सामने, स्टेट के सामने प्रोटेस्ट करता है, चाहे वो यूथ हो, विमेन हो, फार्मर हो, ट्रांसजेंडर्स हो या इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो या फिर बिजनेसमैन हो, सब प्रोटेस्ट करते हैं। इससे पता चलता है कि अगर प्रोटेस्ट की आज़ादी भारत में है तो इसी वजह से ये साबित करता है कि भारत के अंदर डेमोक्रेसी सिस्टम एक एस्टेब्लिश है। जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है वहीं पर आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी मांगे रख सकते हैं। जहाँ डेमोक्रेसी नहीं होती वहाँ पर आप प्रोटेस्ट कर भी नहीं सकते। इसी का से एम एन श्रीनिवास बताते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी इज सेकुलर, मिरेकल एंड अ शाइनिंग एग्जाम्पल फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये जो योगेंद्र यादव हैं वो एक्नॉलेज करते हैं कि भारत की जो डेमोक्रेसी है उसे दो बड़े खतरे हैं। सबसे पहले बताते हैं कि जो भारत का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है जिसे चलाने का जो दारोमदार है वो बात की पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर है, लेकिन जो डेमोक्रेसी की बात करती है पॉलिटिकल पार्टीज वो खुद ही अनडेमोक्रेटिक है। उन्होंने बताया किस तरीके से भारत की कुछ पार्टियां हैं वो सिर्फ फैमिली पार्टीज बन के रह गई हैं, कुछ पार्टियां वन मैन पार्टी बन के रह गई हैं। अब कुछ पार्टीज हाई कमांड कंट्रोल करती हैं, जैसे वन मैन पार्टी है तो आम आदमी पार्टी आप हो गया या फिर टीएमसी हो गई बंगाल के अंदर जहाँ ममता बनर्जी कंट्रोल करती हैं। फैमिली पार्टी में समाजवादी पार्टी, आरजेडी या डीएमके जो साउथ इंडिया में तमिलियन पार्टी कुछ हाई कमांड कंट्रोल करती हैं, जैसे कांग्रेस। इस तरह की पार्टीज जो खुद अनडेमोक्रेटिक हैं वो भारत के लिए एक बड़ा खतरा है कि वो डेमोक्रेटिक नहीं है। अगर उनके अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम आ जाए तो उससे काफ़ी हद तक सुधार हो जाएगा। दूसरा है भारत में एक नेक्सस है जो एग्जिस्ट करता है भारत के अंदर पॉलिटिशियंस और कैपिटलिस्ट क्लास के अंदर, यानी कि बिजनेसमैन और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं एक दूसरे का उन्होंने गठबंधन कर रखा है। वो भी एक बड़ा थ्रेट है भारत की डेमोक्रेसी के लिए। ये पहले भी कर रहा था और आज तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, दीज टू थ्रेट्स कंटिन्यू विल स्टिल बी डेमोक्रेसी बट नो लेवल ऑफ इंटेंसिटी डेमोक्रेसी। ये जिस तरह से भारत के अंदर ये एग्जिस्ट करता है सिस्टम, उसके से हम आज के समय डेमोक्रेसी तो है लेकिन वो उस तरीके की फुली फंक्शनल डेमोक्रेसी नहीं है जिस तरीके से एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, हमारे निर्माता थे, उन्होंने डिज़ाइन किया था, उन्होंने सोचा था। नहीं, उस तरीके से डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारा देश का फंक्शन नहीं कर रहा है, बल्कि वो एक लो इंटेंसिटी का डेमोक्रेटिक सिस्टम बनकर रह गया है। इसी के साथ ही हमारी जो डेमोक्रेसी है उसके 3 मेन गोल्स हैं जो योगेंद्र यादव ने बताया। सबसे पहला है टू रिड्यूस सोशल इनक्वालिटीज, ये जो सामाजिक असमानता है उसे कम करना। कास्ट इनक्वालिटीज हैव बीन सक्सेसफुली चैलेंज्ड बट जेंडर इनक्वालिटी इज हाईली परसिस्टेड।
योगेंद्र यादव ने बताया कि किस तरीके से जो कास्ट इनक्वालिटी है वहाँ तो काफ़ी हद तक हम चैलेंज कर पाए हैं उनकी असमानता को दूर करने के लिए, कि उनके अंदर असमानता कम की जाए। लेकिन जो जेंडर बेस पे जो इनक्वालिटी आज भी जो है बड़ी तादाद में एग्जिस्ट करती है हर शोबे के अंदर। दूसरा है नेशनल इंटीग्रेशन, इट हैज़ बीन सक्सेसफुली अचीव्ड। जो भारत का जो एकीकरण है वो काफ़ी हद तक हमने सक्सेसफुली अचीव कर लिया है आज के समय, कि आज भारत के समय हम लोग एक यूनिट की तरह नज़र आते हैं। दूसरे और आखिर में थर्ड पॉइंट कहें तो टू इम्प्रूव द मटेरियल कंडीशन ऑफ द मासेस विच इज सिंगल बिगेस्ट फेलियर ऑफ इंडिया। यानी कि जो सबसे जो थर्ड पॉइंट है हमारा कि जो भारत के जन है, भारत के लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में किसी जो सुधार आना चाहिए था, वो सुधार दिख नहीं रहा है। आज भी रोटी, कपड़ा, मकान के लिए लोग बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार इसमें प्राउड फ़ील करती है कि वो भारत के 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाती है, यानी कि उन्हें राशन दे रही है। जबकि एक तरीके की तो शर्म की बात है कि भारत के अंदर 80 करोड़ ऐसे लोग हैं, जो अगर सरकार उन्हें खाना ना दे, तो एक राशन ना दे, तो उनके यहाँ भुखमरी आ जाए। तो ये कोई प्राउड की बात नहीं, जैसे सरकार इसे इतने बड़े पैमाने पर प्रचार करती है। अगर आप इस नज़र से देखेंगे तो। अगर हम इवोल्यूशन देखें भारत की पॉलिटिकल सिस्टम का, कि आज़ादी के बाद किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम ने, इवोल्यूशन किया है, तो हम इसे 3 फेजेस में पढ़ते हैं कि किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है। सबसे पहले नेहरूवियन फेज, इसे गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है भाई सम एक्सपर्ट। इस समय जो भारत में जो लीडर्स हुआ करते थे वो ज़्यादातर फ्रीडम फाइटर्स थे, एलीट क्लास थी, जो सिटी बेस्ड थी, हायर कास्ट थी, लिबरल थी और वेस्टर्न एजुकेटेड थी। कुछ एक्सेप्शन भी थे, जैसे हमारे अम्बेडकर हो गए, ठीक है, जो कुछ रूरल बैकग्राउंड से भी आए थे, जिन्होंने खुद मेहनत की, आगे तक बढ़े, वेस्टर्न एजुकेशन हासिल की, लिबरल भी थे और उन्होंने भारत की सोसाइटी, भारत की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में काफ़ी योगदान किया। तो इन्होंने बताया कि कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया है तो भारत में ज़्यादातर जो लोग थे उस समय नेहरूवियन एरा में, वो सिटी बेस्ड थे, एलिटिस्ट थे और हायर कास्ट के लोग थे। रजनी कोठारी बताते हैं कि वो जो ज़माना था, कांग्रेस सिस्टम कहलाता था, जहाँ पर वन पार्टी डोमिनेट करती थी और ऑल इंडिया लेवल पर। जहाँ पर पार्टी कंसेंसस है विद ऑल स्टेक होल्डर, पार्टी सभी से पूछकर फैसला लेती थी, यानी कि जब सबसे कंसेंसस का मतलब है कंसेंसस विद ऑल, सारे स्टेक होल्डर जो पार्टी के अंदर मौजूद थे उनसे कंसेंसस किया जाता था और फिर एक नेहरूवियन एरा के अंदर एक डिसीजन में पहुंचा जाता था। इसी के साथ हम दूसरा फेज देखते हैं। हम ये सब जानते हैं कि भारत की जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो नेहरू गांधी परिवार जो है उसने काफ़ी डोमिनेट किया है भारत की सोसाइटी में। खासतौर से हम देखें तो नेहरू, जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक, तकरीबन 40 साल तक। अब हम दूसरे फेज में पहुंचते हैं जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का फेज शुरू होता है। देवकांत दुर्वा कल कहते हैं, उन्होंने एक फ्रेज यूज किया था देवकांत दुर्वा ने, कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। ये एक बहुत ही फ्लैटरी वर्ड्स थे। उन्होंने कहा था कि आप अगर 70s में जाएंगे तो आपको इंदिरा और इंडिया में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा, कि वो बताते हैं कि इंडिया को इंदिरा गांधी के नाम से ही जाना जाता है। वो ये बताते हैं कि इंदिरा ही इंडिया है और इंडिया ही ये इंदिरा है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर उस ज़माने में हो क्या रहा था। उस ज़माने में हो रहा था कि लार्ज नंबर ऑफ रीजनल पार्टीज इमर्ज, तो क्षेत्रीय लेवल पर कई जो पार्टियां थी अब इमर्ज कर रही थी। रूरल बैकग्राउंड पॉलिटिशियन इमर्ज, गांव से भी जो है पॉलिटिशियन इमर्ज कर रहे थे। अब वहाँ पर कास्ट की बातें होने लगी थी, रिलीजन की बातें हो रही थी, लोकल लीडर्स इमर्ज कर रहे थे और अब वो लोग बड़े पैमाने पर पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे थे और मासेस से अपील कर रहे थे। योगेंद्र यादव कॉल्ड द कांग्रेस अपोजिशन फेस। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब कांग्रेस की अपोजिशन की, यानी कि अब अपोजिशन दिखने लगा है कांग्रेस का। थर्ड फेज कहते हैं मार्केट, मंडल और मंदिर फेस। ये जो 90s में शुरू होता है, जहाँ पर मार्केट रिफॉर्म्स आते हैं, मंडल कमीशन बनता है और मंदिर फेस शुरू होता है। इसे पोस्ट कांग्रेस फेज कहा जाता है, कि जहाँ अब कांग्रेस एक डोमिनेंट पार्टी नहीं रह गई है। अब उसे बहुत जो डिफरेंट तरह की जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, सोशल फोर्सेस हैं और मार्केट फोर्सेस हैं, अब उन्हें फेस करना पड़ रहा है। तो कोलिशन गवर्नमेंट एरा शुरू होता है भारत के अंदर। अब वन पार्टी डोमिनेंस खत्म होता है और गठबंधन सरकार का दौर शुरू होता है। इसी के साथ इश्यूज थे, वो राम मंदिर के अराउंड घूमने लगे, मंडल कमीशन के अराउंड घूमने लगे, जो यहाँ जहाँ पर मंडल कमीशन का रिजर्वेशन हो चाहिए ओबीसी के लिए। इकोनॉमिक रिफॉर्म आने लगे, यानी कि मार्केट रिफॉर्म शुरू हो गए, एलपीजी रिफॉर्म्स आ गए। ये पोस्ट कांग्रेस फेज है जिसे इंडियन पॉलिटी को आज के समय नैरेट किया है।
इसी के साथ ही बहुत सारे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उनका मानना है कि अब एक नया फेज शुरू हुआ है 2014 से, जहाँ पर पहले जो आइडियोलॉजी थी वो सेंटर या लेफ्ट के आसपास घुमा करती थी, अब वो एक नई, और अब 2014 में एक राइट विंग यानी कि एक राइट विंग पार्टी यानी कि एक मेजोरिटी गवर्नमेंट आ गई है जो अब अपनी दिशा से सरकार चला रही है। सुहास पालशिकर कहते हैं दो सिंस ओपाइन दैट 2014 general election marked a significant watershed in Indian politics and inaugurated the new era in Indian political history। 2014 का जो इलेक्शन था जिसमें मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और बीजेपी पूर्ण बहुमत से बहुमत में आती है, उसने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में एक नया चैप्टर जोड़ दिया है और एक वाटरशेड मूवमेंट है कि जहाँ पर कोलिजन गवर्नमेंट का दौर खत्म होता है और एक मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट का रूल आता है। वो हम देखते हैं वो किस तरीके से आता है यहाँ पर। अब वो इसके कुछ फीचर्स बताते हैं सुहास पालशिकर, वो देखते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड अ सिंगल मेजोरिटी गवर्नमेंट इज फॉर्म, फेडरेशन सफर बिकॉज ऑफ रिड्यूस बार्गेनिंग पावर। जब कोलिजन गवर्नमेंट का यानी गठबंधन सरकार का दौर चल रहा था 90s के बाद से, तो हर राज्य अपनी डिमांडें रखता सेंटर के सामने और सेंटर के साथ बार्गेनिंग करता था ताकि उसे उसके राज्यों को कुछ मिले सरकार से, और केंद्र सरकार को बकायदा अपनी सरकार बचाने के लिए उन राज्यों को कुछ ना कुछ देना पड़ता था। लेकिन अब जब से मेजोरिटी गवर्नमेंट आ गई है, अब इस तरह की जो बार्गेनिंग पावर है वो खत्म हो गई है, यानी कि काफ़ी हद तक नीचे गिर गई है, इतनी बेहतर नहीं रही। नियर कंप्लीट डेसिमेशन ऑफ कांग्रेस का पतन हमें देखने को मिल रहा है आज के समय। इसे हम कांग्रेस मुक्त फेज भी कह सकते हैं, यानी कि नॉन कांग्रेस फेज की शुरुआत हो गई भारत में, जहाँ पर अब बीजेपी डोमिनेट करेगी या उसके जैसी पार्टियां जो नॉन कांग्रेस पार्टी है अब वो डोमिनेट दिख रही हैं। पीएम मोदी इमर्ज्ड एज ए पैन इंडियन लीडर विद हिज अपील कटिंग अक्रॉस लाइंस, यानी कि जो पीएम मोदी हैं वो अब हर वर्ग के लोगों की पहली पसंद बनते चले जा रहे हैं, चाहे वो कास्ट हो, क्लास हो, जेंडर हो, एज ग्रुप हो। अगर हम देखें, समाप्त करें, तो 1991 से पहले का जो एरा था वो एक सोशलिस्ट एरा था। 1991 की बात हम तो एक मार्केट एरा देखते हैं, यानी कि पहले यहाँ पर सोशलिज्म की बात की जाती थी, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस की बात की जाती थी। आज के समय हम लोग कैपिटलिस्ट की बात करते हैं, मार्केट रिफॉर्म्स की बात करते हैं। पहले वहाँ पर सेंट्रल लेफ्ट आइडियोलॉजीज डोमिनेट करती थी, आज के समय राइट विंग मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट जो है उसकी बातें की जाती है। पहले के फेस में पॉवर्टी रिडक्शन, सोशल जस्टिस और नेशनल इंटीग्रेशन मेन एम होते थे। आज के समय मिडिल क्लास काफ़ी देर से उभार हुआ है, मिडिल क्लास का बड़े पैमाने पर। उसकी कुछ जो एस्पिरेशनल यूथ है, उसकी कुछ एस्पिरेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। ग्लोबलाइजेशन काफ़ी बढ़ गया है। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा होने लगी है। मुझे लगता है कि आज आपको डेमोक्रेसी का एक छोटा सा अंश समझ में आया होगा किस तरीके से भारत की डेमोक्रेसी इवॉल्व हुई है आज़ादी की बात और किन किन एरा से वो गुजरी है। तो मुझे यकीन है कि आज को आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।